आज हम आघूर्णों का सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। तो इसको समझने से पहले कुछ मुख्य बातों को समझेंगे जो कि इस परिभाषा के लिए अति आवश्यक है। क्या समझना है, आइए समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। पहली पॉइंट हमें समझना है साइन कन्वेंशन के बारे में, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में। बल आघूर्ण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है? तो घुमाने की प्रवृत्ति के आधार पर बल आघूर्ण की दो प्रकृति होती है, एक वामावर्त बल आघूर्ण, दूसरा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। वामावर्त बल आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण क्लॉकवाइज। यानी दो तरह की प्रवृत्तियां होती है घुमाने की प्रवृत्ति के आधार पर। अब बात आती है कि इस वामावर्त बल आघूर्ण और दक्षिणावर्त बल आघूर्ण को हम समझेंगे कैसे। इसके लिए घड़ी बना रहे हैं। ये घड़ी हो गई और घड़ी में आप देखते हैं 12, 6, 3, 9 और इस मार्कर को माना कि यह घड़ी की सुई है। तो सुई को आपने देखा होगा 12 से ऐसे 3 पे, 3 से होते हुए 6 पे ऐसे जाती है। तो घड़ी की दिशा ये कहलाएगी, ये सुई की दिशा, यही घड़ी की दिशा है। अतः जो आघूर्ण घड़ी की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम दक्षिणावर्त आघूर्ण क्लॉकवाइज कहेंगे। और जो आघूर्ण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, जैसे अगर हम बात करें सुई हमारी अगर 3 पे है और 3 से उल्टा जाने लगे, 3 से जाए 12 पे, 12 से आए ऐसे 9 पे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हो, यानी प्रवृत्ति घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर आघूर्ण की है तो वह आघूर्ण वामावर्त आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। अब आती है बात, इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए ये घिरनी है, एक घिरनी देखा होगा, घिरनी लिफ्ट में, या लिफ्ट नहीं देखा होगा तो कुएं से पानी खींचने के लिए घिरनी का उपयोग करते हैं। अगर ये घिरनी है, इसके बिंदु पर यह कील लगाया गया है और इस पे रस्सी लिपटी हुई है। कील हमारा जो लगा है, अगर उस पे हम उंगली रखें, मान लिया कि जहां पर कील है वहीं पे हमारी उंगली है, अगर रस्सी को खींचे इधर की तरफ तो यह घिरनी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर इस रस्सी को खींचे F1 बल से तो यह घिरनी क्लॉकवाइज घूमेगी, और यदि इधर की रस्सी को खींचे F2 बल से, F2 बल से, तो घिरनी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तीसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यह O बिंदु पे
दो या ओ बिंदु पर एक कील लगा दिया गया है जिसके परितः यह घूम सकता है छड़। अब इस पे एक बल लगा है फमन और दूसरा बल इस पे लगा है, तो दोनों पर से लगे हुए हैं। अब यह हमारा कील है, तो अगर यह बल इसके परता घुमाएगा तो घड़ी की दिशा में घुमाएगा, अतः छड़ घड़ी की दिशा में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। अगर हम इस बल की बात करें तो यह बल O के परितः एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में इस छड़ को घुमाएगा। अतः दो तरह की चिन्ह परिपाटी आएगी, वामावर्त बल आघूर्ण के लिए और दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के लिए। ज्यादातर चिन्ह परिपाटी में अगर वामावर्त बल आघूर्ण को पॉजिटिव माना जाएगा तो दक्षिणावर्त बल आघूर्ण को नेगेटिव लिया जाएगा। अगर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण को पॉजिटिव माना जाएगा तो वामावर्त बल आघूर्ण को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यह अपने इच्छानुसार लेने की बातें हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता है। ऐसे अपने सुविधा अनुसार किसी को भी हम पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं। अब पॉइंट आती है, आपने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है संतुलन के बारे में। तो संतुलन क्या चीज होती है? अगर हम बात करें एक तराजू की, ये तराजू है, इसके पलड़े हैं, और तराजू का यह कांटा है, इसमें जो सुई लगी हुई होती है, तो सुई सिद्ध में तभी आती है जब दोनों पक्षों का गुण बराबर होता है, यानी वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर होगा, तभी ये तराजू एक सिद्ध में होगी, इसके जो है कांटा सिद्ध में आएगा, और जो इसका जो है छड़ है ऊपर का, यह छड़ एक्स एक्सिस में संतुलित हो जाएगा, एक्स डैश एक्स, इस एक्सिस में संतुलित हो जाएगा। यदि यह बीच का जो बिंदु लिया जाए वो इसी के परतः यह तराजू घूमती है, यदि O के परितः अगर ये संतुलन बनी हुई है तब तो यह तराजू संतुलन में मानी जाएगी, कांटा सिद्ध में होगा। लेकिन अगर किसी तरफ आघूर्ण का मान अधिक हो गया और किसी तरफ कम हो गया, यानी वामावर्त आघूर्ण अगर दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर नहीं होगा, तो तराजू की स्थिति ऐसे भी हो सकती है एक घट जाएगी, दूसरा बढ़ जाएगी, तिरछी स्थितियां पैदा हो जाएगी, यानी तराजू की जो छड़ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चला जाएगा। तो संतुलन करने के लिए ये बात क्लियर है कि हमें वामावर्त आघूर्ण और दक्षिणावर्त आघूर्ण दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब बात आती है कि वामावर्त आघूर्ण क्या है और दक्षिणावर्त आघूर्ण क्या है। तो ये तराजू हमने लिया है,
मान लीजिए तराजू है, ये सीधा छड़ है, ये ए बी छड़ है, ओ के परता यहां पर किल है, इसी के परता यह तराजू घूमती है, तो ओ के परितः यह घूमेगी पलड़े। अब इस पलड़े पर 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है और इसकी ओ से दूरी 0.6 मीटर है, यानी 10 न्यूटन का बल इस पलड़े पे लगा हुआ है और ओ से यानी ओए दूरी जो है 0.6 मीटर है। यदि इधर की भी दूरी 0.6 मीटर हो यानी ओबी भी, ओए का मान 0.6 मीटर और ओबी का मान 0.6 मीटर और इस पलड़े पर भी 10 न्यूटन का ही बल लगा हुआ है, तब हम यह आघूर्ण अगर निकालेंगे तो ओ के परितः आघूर्ण लेने पर क्या देखने को मिलेगा? ओ के परितः आघूर्ण लेने पर हम देखेंगे बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल गुणे लंबवत दूरी। अब बल हमारा कितना है? 10 न्यूटन का। दूरी कितनी है? इस ओ के परता ध्यान दीजिएगा, ओ के परता घूम लेंगे तो ओ पे हमने उंगली रख दिया और इससे जितनी दूरी ली जाती है वो पूरी दूरी ली जाती है ओ ए और बल। तो बल जो है हमारा कितने का? 10 और दूरी कितनी है? 0.6। जिस बिंदु के परता हम निकालते हैं उसी से दूरी ली जाती है, अतः हमारा हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर का आघूर्ण। अगर हम इधर निकालें, ओ के परता निकाल रहे हैं, ओ पे उंगली रख लीजिए, यहां से 0.6 दूरी पर यह बल लग रहा है 10 न्यूटन का, अतः निकालेंगे इसका तो हो जाएगा बल, तो बल है हमारा 10 अगुणे दूरी कितनी है? 0.6, अतः हमारा 6 न्यूटन मीटर का यहाँ पे भी आघूर्ण प्राप्त होगा। अब अगर हम बात करें तो वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर है, दोनों ओर 6 न्यूटन मीटर, इधर भी 6 न्यूटन मीटर, अतः ओ के परितः जब हमने आघूर्ण लिया तो वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर हो जा रहा है और इस स्थिति में यह तराजू संतुलन में होगी और जो इसका काटा होगा वो सिद्ध में आएगा। ठीक इसी प्रकार से एक पॉइंट और समझना है, अब आप एक चीज और संतुलन बनाते हुए देखते हैं, जब कांवरिया चलते हैं कांवर को लेकर के तो उसमें जो कांवरिया रहते हैं ये जो है हमारा मान लीजिए कि ये कांवरिया का कांवर है और ये जो है ऐसे छड़ है, मान लिया कि ये जो भी चीज लटकाया हुआ है, जो भी हो, जल हो, जो भी हो, लटकाया हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये जो इसकी लंबाई है छड़ की 3 मीटर की है, ये 3 मीटर का है और एक तरफ
इसका जो है भार है, इधर जो है 10 न्यूटन का भार है, तो इधर 10 न्यूटन का भार है, इधर 5 न्यूटन का भार है, और इस कांवर को संतुलन में लेके चलना है, यानी संतुलित करके, यानी इसका छड़ एक्स एक्सिस में संतुलित करना है, एक्स डैश एक्स में, ताकि आराम से इसको ले जा सके। तो एक तरफ भार अधिक है, एक तरफ कम है, तो उसका कंधा कहां रखेगा कि वो संतुलन में इसको एकदम क्षैतिज एक्सिस में संतुलित करते हुए लेके चलेगा। तो यह 3 मीटर का पूरा पूरा छड़ है और इसको संतुलन में लेके जाना है, तो उसका कंधा बड़े बल से, यानी जो बड़ा बल है इससे 1 मीटर की दूरी पर, और ये छोटा बल है उससे 2 मीटर की दूरी पर रखेगा, तो यह छड़ क्षैतिज में संतुलित हो जाएगा और इस कांवर को वह लेके आराम से अपने गंतव्य स्थान पे जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यह जहां पर कंधा लगा रहा है, इस बिंदु को हमने O मान लिया, और O के परितः अगर हम घूर्ण निकालें तो होता है बल गुणे दूरी, तो बल हमारा कितना है 10 न्यूटन, और जो दूरी है ये 1 मीटर, अतः इधर हो जाएगा कितना 10 न्यूटन मीटर का यह गुण प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं O के परतः, तो O से दूरी ली जाएगी, दूरी हमारी इस बल की जो 5 न्यूटन का बल है उसकी दूरी O से कितनी है 2 मीटर की है, तो गुण निकालते समय बल तो 5 न्यूटन, आगुणे दूरी कितनी है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10 न्यूटन मीटर। अतः हम देख रहे हैं कि एक तरफ बल अधिक है और एक तरफ बल कम है, फिर भी अगर O के परतः जब हम आघूर्ण लेते हैं तो दोनों आघूर्णों का मान समान आ जा रहा है, अतः यह छड़ क्षैतिज में संतुलित हो जाएगा और वह व्यक्ति इस कांवर को आराम से लेके जा सकता है, दोनों आघूर्णों का मान बराबर हो गया है। यदि ऐसी स्थिति न हो, अगर जिधर बल है अधिक है उधर जो है हमने दूरी बढ़ा दिया, जिधर अधिक बल है उधर दूरी हमने 2 मीटर कर दिया, और जिधर बल कम है उधर दूरी हमने 1 मीटर कर दिया, क्योंकि टोटल 3 मीटर का ये छड़ है। तब क्या देखने को मिलेगा, जिधर अधिक बल है उधर हमने क्या किया, उधर दूरी भी बढ़ा दिया, यानी O से जो O है जिसके परतः इसको घुमाना है, तो कंधा इसने लगाया O पे, इसी के परतः घूमेगा, अतः हमने बड़े वाले बल से दूरी को क्या कर दिया, और जो छोटा वाला बल है उससे जो है दूरी को हमने कम कर दिया। तो अगर हम गुण निकालेंगे तो बल और O से इसकी दूरी कितनी है 2, तो 10 गुणे 2 यानी 20 न्यूटन मीटर,
यह 20 न्यूटन मीटर का घूर्ण प्राप्त होगा। और इधर 5 गुणे 1 तो 5 न्यूटन मीटर का इधर आघूर्ण प्राप्त होगा। तो दोनों इधर जो है 20 न्यूटन का आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा, इधर 5 न्यूटन मीटर का आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अतः अब यह एक्स एक्सिस में संतुलित नहीं होगी, यह कुछ ऐसे तिरछी स्थिति में हो जाएगी, यानी एक्स और वाई दोनों स्थिति में कांवर चली जाएगी। अतः इस बोझ को ले जाने में कंवरिया असमर्थ हो जाएगा, इस बोझ को नहीं ले जा पाएगा। तो एक बात और समझ में आ गई कि जिधर भार अधिक है उधर कंधे से दूरी कम रखना है, और जिधर भार कम है उधर कंधे से दूरी अधिक रखना है। जैसे कि मैंने रखा था, इधर भार जो है जिधर अधिक है उधर हमने दूरी बस 1 मीटर लिया था कंधे से, और जिधर दूरी जो है जिधर भार कम था उधर दूरी हमने अधिक लिया था, ताकि दोनों तरफ गुणों का मान बराबर आ जाए। इधर गुण का मान 10 गुणे 1 यानी 10 न्यूटन मीटर, और इधर भी 5 गुणे 2 यानी 10 न्यूटन मीटर। तो किसी चीज को संतुलित करने के लिए, यानी आघूर्ण को संतुलित करने के लिए वामावर्त बल आघूर्ण दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के बराबर करना पड़ेगा। अब जो है इतना जान गए तो परिभाषा को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बात और दिमाग में रखनी है, हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कांवर पे ही देख लीजिए कि कौन सा बल क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जहां से घुमाने की बात है, जैसे वो बिंदु है, इसके परता हमें घुमाना है, तो यहां पर हम उंगली रख लेंगे। यहां पे उंगली रखने के बाद जहां पे उंगली रखेंगे इसी उंगली के चारों तरफ इसको बल द्वारा घुमाने को देखना है। ऐसे यह बल जो है देखिए कैसे घुमा रहा है, ये ऐसे यह घुमा रहा है यूं, तो यह कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। और जो यह 10 न्यूटन वाला बल है यह घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पॉइंट आती है, एक किसी को अगर हम घड़ी की दिशा वाले को पॉजिटिव आघूर्ण मानेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर घड़ी के विपरीत दिशा वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो घड़ी की दिशा वाले को निगेटिव मानना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेंगे। तो मान लिया कि मैंने इसको ही पॉजिटिव ले लिया, घड़ी की दिशा वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो इसका गुण हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा बल आगुणे दूरी 2। अतः यह जो गुण आएगा 10 न्यूटन मीटर का, ये पॉजिटिव होगा। अब आती है बात, इसी बिंदु के पर इस गुण की बात करें तो यह एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अतः बल -10 गुणे 1, तो ये हो जाएगा -3 न्यूटन मीटर। अतः
अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे को हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी वो बिंदु के परितः क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया तो इसको नेगेटिव मान लेंगे। अगर दोनों घुणों का योग कर देंगे, जोड़, यानी सिग्मा एम, समेशन कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, घुणों का जोड़, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ दीजिए, -10 न्यूटन मीटर प्लस 10 न्यूटन मीटर, तो सिग्मा एम इक्वल टू -10 प्लस 10, तो सिग्मा एम बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि वामावर्त बल आघूर्ण यदि दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के बराबर होगा तो इन आघूर्णों का अगर बीजगणितीय योग करेंगे तो शून्य आएगा। आघूर्णों का बीजगणितीय योग करने पर शून्य आ रहा है। इससे एक बात क्लियर हो जा रही है कि जब आघूर्ण का बीजगणितीय योग, आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा तो वह पिंड संतुलन में होगा। अब जो है इसी को पॉइंट से समझना है। अब इसी को समझना है। अब जो है पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। आघूर्णों का सिद्धांत, आघूर्णों का सिद्धांत में कहता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत कितने ही समतलीय बलों के आघूर्णों का किसी बिंदु के परितः बीजगणितीय योग शून्य हो तो पिंड संतुलन में होगा, अर्थात सिग्मा एम इक्वल टू 0। बात सही है? यह परिभाषा कह रहा है कि किसी दृढ़ पिंड पर यदि बल कितने भी समतलीय बल कार्यरत हो, अगर आघूर्णों का बीजगणितीय योग करें और उसका मान शून्य आ जाए तो पिंड संतुलन में माना जाएगा। दूसरी परिभाषा जो कि हमने अभी समझाया है कि जब कोई चीज संतुलन में होगी तो क्या बराबर होगा, तो क्या बराबर होगा हमने बताया था। यदि समतलीय बल निकाय संतुलन में है तो बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः उनके वामावर्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग दक्षिणावर्त आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी पिंड यदि समतलीय बल निकाय संतुलन में होती है तो ये कंडीशन आती है, तो वामावर्त बल आघूर्ण दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के बराबर होगा। कब? जब समतलीय बल निकाय संतुलन में होगी। बल निकाय आप जानते हैं, बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। अब जो है पॉइंट आती है, इन पूरी परिभाषा को समझने के लिए इसका डेरिवेशन समझेंगे। तो आज आपने पढ़ा आघूर्णों के सिद्धांत के बारे में और अगले टॉपिक में हम
इसका निगमन करेंगे, सिद्ध करेंगे इस नियम को, तो इसके आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।